नमस्कार दोस्तों, अचल टीचिंग में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने अपने पिछली शैक्षिक वीडियो में पढ़ा था विश्वविद्यालय आयोग का सामान्य परिचय, उसके उद्देश्य और उसके कुछ प्रमुख कार्य। इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिशें। पहले ही हमने बता दिया था अपनी फर्स्ट वीडियो में कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम एक साथ एक वीडियो में नहीं पढ़ सकते हैं, इसको हम पार्ट वाइज पढ़ लेंगे। यानी कि आज का जो हमारा शैक्षिक वीडियो है यह है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग पार्ट 2। अगर आपने हमारी इसकी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप अचल टीचिंग सर्च करके वहां से विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का सामान्य परिचय, उसके उद्देश्य और उसके कुछ प्रमुख कार्य पढ़ लीजिएगा। तो आइए बिना देर किए हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, जो हम क्रमशः 1 बाय 1 करके पढ़ते और समझते चलेंगे। तो इस क्रम में आइए देखिए, जैसा आज का हमारा टॉपिक है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग और उसकी सिफारिशें। तो आयोग ने बहुत सारी सिफारिशें की थी, सबको हम पढ़ेंगे क्रमशः 1 बाय 1 करके पढ़ते चलेंगे। नंबर 1 पे आप देखिए, यहाँ हमने लिखा है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का प्रशासन एवं वित्त। यानी कि विश्वविद्यालय आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों के विषय में कहा कि जो इनका प्रशासन एवं वित्त है वो कैसा होना चाहिए जिससे हमारी उच्च शिक्षा सुधर जाए। तो नंबर 1 पे कहा गया, ये चीज हमने लिख दिया है, यानी कि हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए। आयोग का प्रथम सिफारिश यानी कि शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे जो हमारे भारतीय गणराज्य में 3 प्रकार की अनुसूचियां हैं। एक है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। तो संघ सूची में जितने भी विषय हैं उन पे कानून और नियम बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होता है। जो हमारी राज्य सूची है उस राज्य सूची में नियम और कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार या प्रांतीय सरकारों का होता है। और जो हमारी तीसरी समवर्ती सूची है, इसमें जितने भी विषय रखे गए हैं इन पर नियम और कानून बनाने का अधिकार प्रांतीय सरकारों पर और केंद्र सरकार पर होता है। लेकिन किसी कारणवश यदि विषयों या नियमों पर विवाद होता है तो केंद्र सरकार का नियम अंतिम एवं सर्वमान्य माना जाता है। तो आयोग ने कहा कि शिक्षा जो है हमारी उच्च शिक्षा, इसको हम समवर्ती सूची में रखने का सुझाव दे रहे हैं। तो जब हमारा 42वां संविधान संशोधन किया गया सन 1976 में, तो शिक्षा को इन्हीं के सुझावों के अनुसार समवर्ती सूची में रख दिया गया। इसके पहले जो शिक्षा हुआ करती थी वो प्रांतीय सूची में रखी जाती थी, यानी कि शिक्षा की व्यवस्था करना प्रांतीय सरकारों का कार्य हुआ करता था। फिर नंबर 2 पे बताया गया समितियों का गठन किया जाए। जितने भी विश्वविद्यालय हैं और उनसे संबद्ध महाविद्यालय हैं उनमें प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए लगातार समितियों का गठन किया जाए और उनके कार्य तथा कर्तव्य निर्धारित किए जाएं। फिर नंबर 3, उच्च शिक्षा का वित्तीय भार दोनों सरकारों पर, यानी कि उच्च शिक्षा जो है उसके वित्तीय भार के लिए दोनों सरकारों को बराबर या कुछ कम ज्यादा जिस हिसाब से निश्चित किया जाए उस हिसाब से खर्चा वहन करना है। यानी कि शिक्षा की व्यवस्था के लिए धन की व्यवस्था करना केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की जिम्मेदारियां हैं। नंबर 4 पे है अनुदान की सुविधा की जाए। जितने भी हमारे उच्च शिक्षा से संबंधित विश्वविद्यालय हैं या उनसे संबंधित महाविद्यालय हैं उनमें अनुदान की सुविधा की जाए, क्योंकि वहाँ विभिन्न मद हैं, जैसे भवनों का निर्माण करना, पुस्तकालयों का निर्माण करना, वाचनालयों का निर्माण करना, खेल कूद की व्यवस्था करना। इन सभी कार्यों के लिए अनुदान यानी कि धनराशि की व्यवस्था की जाए। फिर नंबर 5 पे है यूजीसी के स्थान पर यूजीसी का गठन हो। यानी कि जो हमारा आजादी के तुरंत बाद यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान समिति है, उसके स्थान पर यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान समिति का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया जाए।
ताकि जितने भी वित्तीय सुविधाएं हैं उनको हम एक समान रूप से सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए बिना किसी भेदभाव के अनवरत रूप से प्रोवाइड करवाते रहें। तो ये था हमारा प्रथम सिफारिश, जिसमें कहा गया कि प्रशासन एवं वित्त की व्यवस्था ऐसी ऐसी होनी चाहिए। नंबर 2, विश्वविद्यालय शिक्षा का संगठन एवं संरचना। अब प्रशासन एवं वित्त की समस्या समाप्त हो गई। अब इन्होंने कहा कि हमारी जो शिक्षा है उसका संगठन और उसकी संरचना कैसी होनी चाहिए। तो इस क्रम में कहा गया कि उच्च शिक्षा का संगठन 3 स्तरों में किया जाए, जैसा कि आज भी चला आ रहा है, यानी कि यूजी, पीजी और रिसर्च, स्नातक, परास्नातक और शोध कार्य। फिर उच्च शिक्षा का वर्गीकरण 3 स्तरों में किया जाए। इन्होंने बता दिया कि जो शिक्षा है हमारी उच्च शिक्षा, उसको हम कला, विज्ञान और वाणिज्य तथा तकनीकी 3 स्तरों में बांट दें। फिर नंबर 3 पे अलग अलग विभाग खोले जाएं। जितने भी प्रकार की हमारी शिक्षा है, चाहे वो कला हो, चाहे वाणिज्य हो या विज्ञान हो, इन सभी प्रकार की शिक्षाओं के लिए अलग अलग विभागों की स्थापना की जाए ताकि इनका कार्य बहुत अच्छे ढंग से हो सके। फिर नंबर 4 पे है ग्रामीण विश्वविद्यालय खोले जाएं, यानी कि जो उच्च शिक्षा है उसका प्रचार प्रसार खूब करना है, तो ग्रामीणांचल के लोगों के लिए ग्रामीण विश्वविद्यालय खोले जाएं और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों की स्थापना भी की जाए। फिर नंबर 5 पे है कृषि विश्वविद्यालय खोले जाएं। आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि कृषि के क्षेत्र में हमें उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, यानी कि शोध कार्य करने के लिए और कृषि शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना अलग से करनी चाहिए। अब आइए हम नंबर 3 सी उच्च शिक्षा के उद्देश्य देख लेते हैं कि इसके विषय में आयोग ने क्या क्या सिफारिशें की थी। तो उच्च शिक्षा में बहुत सारे उद्देश्य बताए और निर्धारित किए गए हैं, सुझाव दिए गए हैं आयोग द्वारा। नंबर 1, ऐसे लोगों का निर्माण करना जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हों। तो उच्च शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य, पहला उद्देश्य ये था जो आयोग ने सुझाया कि हमारे समाज में ऐसे व्यक्तियों का निर्माण हो जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हों और मानसिक रूप से प्रबुद्ध हों। नंबर 2, लोगों के आनुवांशिक गुणों का विकास करना, यानी कि हमारी उच्च शिक्षा ऐसी हो जिससे हम व्यक्तियों के आनुवंशिक गुणों का मतलब पता लगाएं, उनको जाने समझें कि इनमें अलग क्या है और उनके आनुवंशिक गुणों को आगे बढ़ाएं ताकि वह अपना 100% अपने लिए और समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए दे सकें। नंबर 3, नेतृत्व का गुण विकसित करना। तो उच्च शिक्षा का तीसरा उद्देश्य कि जितने भी हमारे व्यक्ति या लोग या छात्र हैं उनमें नेतृत्व की क्षमता विकसित हो, चाहे वो राजनीतिक नेतृत्व की बात हो, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे व्यवसायिक हो या वाणिज्यिक हो, किसी भी प्रकार की नेतृत्व की बात की जाए तो हर क्षेत्र में हर प्रकार के नेतृत्व के लिए हम लोगों या व्यक्तियों का निर्माण कर सके अपनी उच्च शिक्षा के माध्यम से। फिर नंबर 4, दूरदर्शी और सामाजिक सुधार के लायक लोगों का निर्माण। उच्च शिक्षा हमारी ऐसी हो जो लोगों में दूरदृष्टि का विकास कर सके और कुछ ऐसे गुणों का विकास कर सके जिसके माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों का निवारण आसानी से लोग कर सकें। फिर नंबर 5, विवेकशील नागरिक तैयार करना। अब विवेकशील व्यक्तियों की अगर हम बात करें तो विवेकशील व्यक्ति वो होते हैं जो शिक्षा का प्रसार करते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षा के माध्यम से कुछ नई चीजों का आविष्कार करते हैं, यानी शोध करते हैं और उन शोध के बाद अपनी शिक्षा का संरक्षण और संवर्धन भी करते हैं। तो हमारी उच्च शिक्षा ऐसी हो जिससे विवेकशील नागरिक तैयार किए जा सकें। नंबर 6, ऐसे नवयुगों का निर्माण करना जो संस्कृति का संरक्षण भी करें और स्थानांतरण भी करें, यानी कि उच्च शिक्षा हमारी ऐसी हो जिसके माध्यम से हमारे जो नवयुवक हैं वो अपनी संस्कृति को पहचान सकें और उनकी अच्छाइयों को
उनके नियमों को, उनके कानून और कायदों को जान सके, सहेज सके, रख सके, ताकि उनकी जो आने वाली भावी पीढ़ियां हैं उनको भी उनकी संस्कृति का प्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त होता रहे। नंबर 7, विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण करना, यानी कि उच्च शिक्षा हमारी ऐसी हो जिससे चरित्रवान लोगों का निर्माण हो। नंबर 8, विद्यार्थियों में प्रजातांत्रिक मूल्यों का निर्माण करना, यानी कि जो हमारी उच्च शिक्षा है वह ऐसी हो जिससे प्रजातांत्रिक जो मूल्य है हमारे, समानता, सहयोग, भाईचारा और न्याय, इनका विकास हो। यानी कि उच्च शिक्षा जो हमारी है वह प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करने लायक हो। हमारी शिक्षा का यह उद्देश्य होना चाहिए। इसके अतिरिक्त बहुत सारे उद्देश्य हैं, ये तो प्रमुख हमने आपको बताया। जैसे आप हमारी उच्च शिक्षा ऐसी हो जिससे लोगों में, छात्रों में, व्यक्तियों में अनुशासन का विकास हो, आध्यात्मिकता का विकास हो और अंतरराष्ट्रीय सद्भावना का विकास हो। तो उच्च शिक्षा के बहुत सारे उद्देश्य हैं जो आयोग ने सिफारिश के द्वारा बताया अपने भारत सरकार से कि हमारी जो उच्च शिक्षा उसके इतने और ऐसे ऐसे इस प्रकार के उद्देश्य होने चाहिए। फिर नंबर 4 डी, आइए हम पढ़ते हैं उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम। अब वित्त की व्यवस्था हो गई, संरचना और संगठन हो गया, फिर उद्देश्य भी निर्धारित कर लिए गए। अब बात आती है कि उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो इसमें बताया गया कि यूजी यानी कि स्नातक, अंडर ग्रेजुएट में प्रवेश 12वीं के बाद, यानी कि किसी भी हालत में किसी भी छात्र को स्नातक स्तर पर बिना कक्षा 12 पास हुए प्रवेश नहीं दिया जाएगा। नंबर 2, यूजी के सभी वर्गों में जनरल एजुकेशन और स्पेसिफिक एजुकेशन अनिवार्य हो। यानी कि स्पष्ट रूप से कह दिया आयोग ने कि जो हमारी स्नातक स्तरीय परीक्षा है उसमें हम उस विषय की सामान्य शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। नंबर 3, विषय चयन में छूट, यानी कि स्नातक स्तर पर जब बच्चे हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए आए तो उनको कला, विज्ञान, वाणिज्य या तकनीकी जितने भी स्तर हैं उनमें से विषयों का चयन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए कि नहीं आपको ए विषय पढ़ना है। नंबर 4, जनरल एजुकेशन और स्पेसिफिक एजुकेशन में समन्वय किया जाए, यानी कि विषय से संबंधित जो सामान्य ज्ञान है यानी कि सामान्य शिक्षा है उस विषय की और उसकी जो स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट शिक्षा है उन दोनों में तालमेल होना चाहिए, उन दोनों को जोड़ना चाहिए, एक दूसरे के सहयोग करने वाले हों हमारे जनरल एजुकेशन और स्पेसिफिक एजुकेशन। नंबर 5, यूजी स्तर पर इंग्लिश और राष्ट्रभाषा हिंदी की शिक्षा अनिवार्य हो। तत्कालीन समय में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने यह सुझाव दिया कि हम स्नातक स्तर पर एक तो अंतरराष्ट्रीय भाषा यानी कि इंग्लिश पढ़ाएंगे और दूसरी अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी भी पढ़ाएंगे, और इसको कह दिया इन्होंने कि ये दोनों विषय अनिवार्य होने चाहिए स्नातक स्तर पर। नंबर 6, पीजी में प्रवेश यूजी के बाद। जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि जो स्नातक स्तर में हमारा प्रवेश है वो 12वीं के बाद होगा, लेकिन अगर हम अंडर ग्रेजुएट यानी कि स्नातक स्तर की परीक्षा पास कर चुके होते हैं उसके बाद पीजी करने जब जाते हैं तो पीजी के लिए यूजी पास करना कंपलसरी है, जो कि आज भी चला आ रहा है। फिर नंबर 7 पे हमारा शोध कार्य कम से कम 2 वर्षों का होना चाहिए। ये ना हो कि शोध का रिसर्च है वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाए, कम से कम बताए कि 2 साल से कम नहीं होना चाहिए। और इसी अवधि की जो अगर हम बात करें क्रम में आयोग ने सुझाव दिया था कि जो हमारी स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम है उनका अवधि 3 साल का हो, पीजी 2 साल का हो, रिसर्च कम से कम 2 साल का और अधिकतम 5 वर्ष का होना चाहिए। आइए अब हम पढ़ते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की कुछ और सिफारिशें, जिसमें अनुशासन और शिक्षक नियुक्ति से संबंधित क्या सिफारिशें हैं आयोग की उसको जानते हैं। तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन की बात की है, आयोग ने सुझाव दिया है कि नंबर 1,
छात्रों को दलगत राजनीति से अलग रखा जाए। यानी कि अगर हमें विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में अनुशासन संयमित रखना है, अच्छे से चलाना है, तो हमें छात्रों को दलगत राजनीति यानी कि किसी भी पार्टी से जोड़कर उनको राजनीति करने का मौका न दिया जाए, उनको दूर रखा जाए। क्योंकि तत्कालीन समय में अनुशासनहीनता अपने चरम सीमा पर थी। तो आयोग ने सुझाव दिया कि हम छात्रों को दलगत राजनीति से अलग रखेंगे, तब हम जल्दी से जल्दी अपने अनुशासन व्यवस्था को सुधार लेंगे। उसके बाद आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास की भावना पैदा करना, यानी कि जो हमारी उच्च शिक्षा है उसमें हम सुधार ला सकते हैं और अच्छे से तब जब हम बच्चों में आत्मसम्मान और उनमें आत्मविश्वास पैदा करेंगे तब। नंबर 3, खेल कूद एवं व्यायाम की व्यवस्था की जाए। यानी कि जो हमारे विश्वविद्यालय या महाविद्यालय हैं उन सभी शैक्षणिक संस्थाओं में खेलकूद, व्यायाम, आमोद प्रमोद, नाना प्रकार की पाठ्यगामी क्रियाओं का संचालन करें, ताकि बच्चों में एक साथ मिलकर अच्छे से कार्य करने की और अनुशासनात्मक ढंग से कार्य करने की भावना का विकास हो। नंबर 4, शिक्षक और छात्रों में निकट संबंध बनाए जाएं। यानी कि हमने अभी पहले ही कहा है कि तत्कालीन समय में जो अनुशासनहीनता थी वो अपने चरम सीमा पर थी। हम इसको तब दूर कर सकते हैं जब शिक्षक और छात्रों में एक सहयोगपूर्ण निकट संबंध स्थापित करेंगे तब। यानी कि जब हम शिक्षक और छात्र को ज्यादा क्लोज कर देंगे तो अनुशासनहीनता कम हो जाएगी। अब आइए हम बात करते हैं शिक्षक की। यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित कौन कौन से सुझाव दिए और क्या क्या बताया। तो सबसे पहले उन्होंने कहा नियुक्ति के लिए आयोग ने सुझाव दिया कि जो भी शिक्षक उच्च शिक्षा के लिए नियुक्त किए जाएं उनकी एजुकेशनल जो क्वालिटी है वो उच्च हो, यानी कि उच्च शिक्षा प्राप्त हो। उसके बाद उनमें देखा जाए कि टीचिंग एबिलिटी, शिक्षण अभिक्षमता, शिक्षण अभिरुचि अच्छी है या नहीं है। उसके बाद देखा जाए कि शिक्षकों में नेतृत्व शक्ति किस स्तर की है। तो नियुक्ति के लिए 3 चीजों को आधार मानने का सुझाव दिया आयोग ने, यानी कि उच्च शिक्षा हो, फिर टीचिंग एबिलिटी और उसके बाद नेतृत्व शक्ति शिक्षकों में देखी जाए, उसके बाद उनकी नियुक्ति की जाए। फिर पदोन्नत की बात आ गई। पदोन्नत केवल सीनियरिटी बेस पर ना किया जाए। आयोग ने सुझाव दिया कि हम शिक्षकों की क्वालिटी देखेंगे, यानी कि टीचिंग स्किल देखेंगे, उनका कार्य व्यवहार देखेंगे और उनके रिसर्च देखेंगे, उनकी विद्वता देखेंगे। इस आधार पर हम शिक्षकों को प्रमोट करेंगे, ना कि सीनियरिटी बेस पर। फिर कार्य की बात, यानी कि आयोग ने सुझाव दिया कि जो हमारे उच्च शिक्षा में कार्यरत शिक्षक हैं उनको 1 सप्ताह में 18 घंटे का कार्य करना अनिवार्य है। यानी कि 1 सप्ताह में 18 घंटे का कार्य उनको दिया जाए। फिर वेतन की बात, आयोग ने सुझाव दिया कि जो वेतन है वो सभी प्रकार के शिक्षकों को एक समान न दिया जाए, योग्यता और उनकी गुणवत्ता के बेस पर थोड़ा कम ज्यादा दिया जाए। इसी आधार पर, यानी कि तत्कालीन व्यवस्था में कुछ टाइम विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में शिक्षक अलग अलग प्रकार के हुआ करते थे। हमने यहाँ लिख दिया, देख लीजिए, यूनिवर्सिटी के हैं और ये हैं डिग्री कॉलेज के शिक्षक। तो यूनिवर्सिटी में रिसर्च फेलो, इंस्ट्रक्टर, लेक्चरर, रीडर और प्रोफेसर, यानी कि 5 प्रकार के शिक्षक होते थे और इन सबका वेतन समान नहीं था, कम ज्यादा था योग्यता के आधार पर। फिर डिग्री कॉलेजों में केवल 2 प्रकार के शिक्षक, एक तो प्राचार्य, दूसरे लेक्चरर, इनका भी वेतन मान जो है वो एक समान नहीं था। उसके बाद आयोग ने सेवा शर्तों के लिए सुझाव दिया। तो सेवा शर्तों में आयोग ने बताया कि अध्ययन अवकाश, यानी कि एक बार में अधिकतम 1 वर्ष का और पूरे कार्यकाल में 3 वर्ष का अध्ययन अवकाश उच्च शिक्षा के शिक्षकों को मिलेगा और बाकी कम समय के लिए, छोटे छोटे टाइम के लिए 2 महीने, 1 महीने, 15 दिन के लिए वो कई बार जा सकते हैं, लेकिन एक बार में जाना है तो 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष से ज्यादा एक बार में अध्ययन
अवकाश नहीं ले सकते हैं और कुल मिलाकर पूरे कार्यकाल में उनको 3 वर्ष का अध्ययन अवकाश मिलना है और साथ ही साथ पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड उनको मिलेगा। फिर सेवानिवृत्ति 60 वर्ष पर और 64 वर्ष पर। तो 60 और 64 वर्ष पर आयोग ने सुझाव दिया कि जितने भी हमारे उच्च शिक्षा के शिक्षक हैं वो अगर शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो उनकी सेवानिवृत्ति 64 वर्ष पर की जाए और जो शारीरिक और मानसिक रूप से अच्छे नहीं हैं, ज्यादा मतलब बुजुर्गावस्था में 60 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते वो कार्य करने की क्षमता उनमें धीरे धीरे अगर कम हो चुकी है तो उनकी जो सेवानिवृत्ति है वो 60 वर्ष पर कर दी जाए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिशें, जिसमें हमने कई बिंदुओं पर जो सुझाव दिए गए थे आयोग द्वारा उसको पढ़ लिया है। अब हम अपने अगले शैक्षिक वीडियो में बाकी सुझावों को पढ़ेंगे। अब आप सबकी बारी है दोस्तों। आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि जितने भी आपके दोस्त हैं उन सबको इसका फायदा मिले। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अचल टीचिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको बीएड, बीटीसी, डीएलएड, बीएलएड और शिक्षक एग्जाम से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी जिसका आप सबको अनवरत लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद दोस्तों।